So hello guys, welcome back to our YouTube channel ई विद्यालया। आई एम एसजे हियर। तो आप लोगों की बहुत दिनों तक फिज़िकल केमिस्ट्री की जो क्लास थी वो कुछ रीज़न की वजह से बंद थी। अब वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे और चलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो हम लोगों का सॉलिड और सॉल्यूशन जो था वो ख़त्म हो चुका था। अब हम लोग जो करेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना है कि व्हाट इज़ ए इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज़ द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम लोगों को क्या करना है कि एक बोल में हम लोग कुछ एक्वा सॉल्यूशन ले लेंगे और उसमें इलेक्ट्रोड जो हैं, इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या होता है, एक प्लेट होता है जिसमें से दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। ओके, तो एनोड हमेशा क्या होता है कि वो सॉल्यूशन में आके घुल जाता है और कैथोड होता है उसका मास इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द सब्सटेंस whose aqueous solution undergo decomposition into ions when electric current is passed through are known as electrolytes and the whole process is known as electrolysis और electrolytic decomposition। तो डिकम्पोजिशन नाम से ही समझ आ रहा है ना कि कुछ डिकम्पोज हो रहा है। तो एनोड जो है वो डिकम्पोज होगा और कैथोड जो है उसका मास धीरे धीरे इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लिक्विड हम जो सॉल्यूशन लेते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं और जो होल प्रोसेस चल रहा है उसमें हम लोग को करंट का सोर्स अलग से बाहर से देना पड़ता है जो कि हमेशा डीसी होगा। ठीक है, डीसी सोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं और उसमें हम लोग जो सॉल्यूशन है उसके साथ इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके करंट फ्लो कराएंगे और फिर उसकी वजह से जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे कि इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये क्या होता है, ग्राफाइट और प्लैटिनम्स। ठीक है, और ये क्या केमिकल इनमें हम लोग जो रिएक्शन कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस उसमें इस ग्राफाइट और प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स में कोई चेंज नहीं आएगा। और कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव, जैसे कि Ag, Au, Cu, Zn और Ni इलेक्ट्रोड, इसमें चेंज होगा, यानी कि इसका मास या तो इंक्रीज़ करेगा या तो डिक्रीज़ करेगा, मतलब मास चेंज होगा। ठीक है, और एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अब क्या आता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्चार्ज पोटेंशियल और इंक्रीज ऑर्डर ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सम ऑफ द आयंस इज गिवन बिलो। ठीक है, तो ये क्या है, डिक्रीज ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। ओके, पहले आता है लिथियम, देन और हाँ ये मतलब जो है ना लिथियम आयन है, लिथियम नहीं, लिथियम आयन, देन पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, Zn2+, Fe2+, Na2+, H+, Cu2+, Hg2+, Ag+, Au3+, और फॉर anions SO4 2-, NO3-, OH-, CH3COO-, Cl-, Br-, I-। ओके, अब आता है फैराडेज लॉ। ठीक है, तो फैराडे का दो लॉ होता है। पहला लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अप्लाइड। तो क्या है कि हम लोग अगर एक बाउल में इलेक्ट्रोड लेंगे तो उसमें जो हम लोगों ने पहले ही बताया था कि एनोड डिस्चार्ज होता है और कैथोड का मास बढ़ता है। ठीक है, तो जो एनोड डिस्चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो करंट दिया है वो होगा। ठीक है, तो W/Q और WQ इक्वल टू ZQ और W इक्वल टू ZIT। अब IT क्या है, Q इक्वल टू IT। ओके, सेकेंड लॉ क्या है कि इक्विवेलेंस ऑफ द डिपॉजिट इज इक्वल टू Q/F। अब F है फैराडेज कांस्टेंट जिसका मैग्नीट्यूड होता है 96500 कूलम्ब। ओके, तो और Q है चार्ज अप्लाइड, जो चार्ज हम लोग दे रहे हैं, करंट जो दिए, करंट इनटू टाइम इक्वल टू चार्ज। Q जो चार्ज दे रहे हैं वो है Q। ठीक है, और इक्विवेलेंस इक्वल टू Q/F। ठीक, अब हम डिस्चार्जिंग का एग्जाम्पल देख लेते हैं।
कि NaCl एक्वस में हम लोग मिला दिए, मतलब कि पानी ले उसमें NaCl मिला दिए। अब डिस्चार्जिंग अब उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए और करंट फ्लो करा दिए। तो जो डिस्चार्ज है वो कैसे, मतलब टूटेगा कैसे? NaCl जो है वो Na+ और Cl- में टूटेगा, और जो वाटर है वो H+ और OH- 2 आयन में टूटेगा। अब कैथोड में क्या होता है? कैथोड में H+ टू H2 गैस बनता है। बिकॉज क्या है कि डिस्चार्जिंग पोटेंशियल जो है वो H+ का कम है Na+ से, और जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है वो आयन से एटम में कन्वर्ट हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ठीक है, अब एनोड में क्या रिएक्शन होगा? Cl- से Cl2 जो गैस है वो Cl एटम बनेगा और 2 एटम मिलके Cl2 गैस बन जाएगा। ठीक है, क्यों होगा ये? क्योंकि Cl- का जो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल है वो OH- से कम है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा? NaOH + H2 + Cl2। तो जो मिक्सचर बनेगा उसमें होगा NaOH तो रहेगा, क्यों NaOH बन जाएगा, H2 और Cl2 गैस हमारा कैथोड और एनोड में बन रहा है, और बाकी क्या रह गया? Na+ रह जाएगा और OH- रह जाएगा, तो वो दोनों मिलके NaOH बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं सेल क्या होता है कि हम लोग एक करंट सोर्स जो दे रहे हैं वो होता है सेल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल क्या है? इन दिस सेल्स द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स। इन दिस सेल्स रिएक्शन occur only once and after use they become dead। हम लोग जो पेंसिल बैटरीज खरीदते हैं ना, पेंसिल बैटरीज नहीं, जो बैटरी खरीदते हैं ना, जिस जो हम लोग एक ही बार यूज़ कर सकते हैं और फिर वो बैटरी ख़त्म हो जाए तो उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो होता है प्राइमरी सेल। ठीक है, ये चार्जेबल नहीं होता। और कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं प्राइमरी सेल के? ड्राई सेल, मार्करी सेल, डैनियल सेल, एल्कलाइन ड्राई सेल। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स याद रखना, और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते। वो एक बार अगर ख़त्म हो गया, अगर उसका एक बार सारा काम हो गया तो वो हम उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट चार्जेबल। ठीक है, अब सेकेंडरी सेल क्या आता है? सेकेंडरी सेल्स वो हैं जिनको हम चार्ज करते हैं, वो चार्जर बैटरीज जो बाज़ार में बिकते हैं ना, वही सेकेंडरी सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो रिवर्स्ड होता है, तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग उसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या आ जाता है? लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम स्टोरेज से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है? गिव्स फ्री एनर्जी। अब गिव्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है वो क्या आएगा? उसका एक इक्वेशन है जो कि है ΔG = ΔG0 + RT log E/Q। अब ΔG क्या है कि जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी जो चेंज हो रहा है वो है ΔG, और ΔG0 क्या है? जो यूनिवर्सल जी है वो है ΔG0। अब RT यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर जो कि केल्विन में होगा, और Q चार्ज। ठीक है, सॉरी, Q रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, अब ΔG हम कैसे निकालेंगे? NFE ΔG0। ठीक है, और -NFE0, इससे हम ΔG निकाल सकते हैं। ठीक, अब N = क्या होता है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यूज, कि रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हम यूज़ किए वो होता है N। तो हमारा यहाँ पे ΔG = ΔG0 + RT log E/Q को अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे कि ΔG = NFE और ΔG0 = -NFE0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -NFE = -NFE0 + RT log EQ। ओके, अब यहाँ इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? E = E0 - RT/NF × log E × Q। ठीक, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज होता है वो ज़ीरो होता है, कोई चेंज नहीं होता उसमें। तो इक्विलिब्रियम में ΔG = 0 हो जाएगा।
तो हम लोग इक्वेशन में डेल्टा जी का वैल्यू 0 पुट करके क्या निकाल सकते हैं, 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ई के इक्विवेलेंट। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के इक्विवेलेंट। अब के इक्विवेलेंट का मान वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा, 1 लेंगे तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होगा कि क्यू हो जाएगा। ठीक, अब डेल्टा जी क्या है कि ये पॉइंट याद रखो कि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डेल्टा जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि ई जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जो डायरेक्ट हम लोग सम ऑफ ईएमएफ जो करते हैं वो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग डेल्टा जी जो है फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी है, उसको कैलकुलेट करते हैं और उसमें एन और एफ जो है ना, वो डेल्टा जी को क्या होता है माइनस एन एफ ई। तो उसमें जो एन और एफ वो दो जो डिजिट है वो दोनों कॉमन आके ना कट जाते हैं, दो इक्वल साइन के दोनों तरफ से एन और एफ कॉमन आके कट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। Fe प्लस टू इलेक्ट्रॉन, उससे क्या होगा Fe प्रोड्यूस होगा। तो डेल्टा जी नॉट 1 इक्वल टू क्या होता है -2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 गेन किए हैं तो -2 इंटू एफ इंटू E1। अब Cu का देख लेते हैं, Cu इक्वल टू Cu प्लस 1E माइनस, तो डेल्टा जी नॉट 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 इंटू एफ इंटू E2। अब एफ ई प्लस 2 प्लस Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसको हम मतलब जो सम अपना नेट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि Cu प्लस एफ ई। अब डेल्टा जी जो टोटल आएगा वो क्या आ जाएगा कि -1 इंटू एफ इंटू E2। अब हम यहाँ से डेल्टा जी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, कि क्या आया -2 एफ E1 माइनस एफ E2। अब यहाँ पे ई सेल इक्वल टू ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन आता है, ये एक फार्मूला होता है, ये भी याद रखना है हम लोगों को। ठीक, तो ई सेल इक्वल टू क्या आता है, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। अब हम ई ऑक्सीडेशन का जो फार्मूला है वो बिठा देंगे कि ई ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591/N1। अब 0.0591 कहाँ से आ गया, यहाँ पे देखो ई इक्वल टू क्या आता है, ई नोट माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग ई क्यू। ठीक, यहाँ पे तो यहाँ पे आर क्या है कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट और एफ भी कांस्टेंट है, बस वेरिएबल क्या है एन और क्यू वेरिएबल है। तो आर टी बाई एफ का वैल्यू आ जाता है 0.0591। ठीक, अब ई ऑक्सीडेशन क्या आता है, ई ऑक्सीडेशन जो यूनिवर्सल है वो -0.0591/N1 log 10 ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन -0.059/N2 log 10 क्यू रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू बताया हुआ होगा एग्ज़ाम में, तो हम लोग वहाँ से एन और क्यू और ई का वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये तुम लोग खुद देखोगे। तो अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल में। अब यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और जो गैल्वेनिक सेल है उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टाइप के रिएक्शंस होते हैं। हाँ, एक बात याद रखना कि अगर किसी रिएक्शन में, अगर एक कंप्लीट रिएक्शन में तुमको बोला जाए कि ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, तो एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ ही होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो एक रिएक्शन में हमेशा एक साथ ही होता है। तो अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जो कि है कि स्पॉन्टेनियस रिडक्शन रिएक्शन होगा जो जिसमें केमिकल एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रहता है 2 वेसल्स, 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस एंड सॉल्ट पिच। ठीक, अब 2 इलेक्ट्रोड्स आर टेकन मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एज वेल एज सेटअप इन 2 सेपरेटेड वेसल्स। अब दो जो हमारे जो इलेक्ट्रोड आता है वो अलग अलग मटेरियल से बना होता है और अलग अलग वेसल्स में रखा होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रोलाइट्स आर टेकन इन ए 2 डिफरेंट वेसल्स कॉल्ड आर हाफ सेल्स।
जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं अलग अलग वेसल्स में लिए हुए, उनको हम एक एक इलेक्ट्रोलाइट्स को कहते हैं हाफ सेल्स। ओके, और द टू वेसल्स आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। दो जो वेसल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सॉल्ट ब्रिज से जुड़े हुए होते हैं। द like electrolytic cell, the electrochemical cell from outside the electrons flow from anode to cathode and current from cathode to anode। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बाहर का जो सर्किट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनोड टू कैथोड जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स में, और करंट जो है वो कैथोड टू एनोड जाएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला याद रखना। अब हमारे पास ये वाला एक एग्जाम्पल दे दिया है, ये नॉर्मल एग्जाम्पल है। ठीक, अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है कि हम लोग दो जो इलेक्ट्रोड्स को हम वेसल्स में लिए हैं उसको हम कनेक्ट करने के लिए जो यूज़ करते हैं यू शेप ब्रिज, उसको बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज। अब इसकी खासियत है कि ये किसी भी चीज़ से बन नहीं सकती। ये एगार एगार नाम का एक प्लांट आता है जिससे बनता है, और इसमें इसकी खासियत क्या है, KCl, KNO3, KNH4, NO3 ऐसे टाइप्स के जो एलिमेंट्स है, यही मतलब इससे ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो दो आयंस है कैटायन और एनायन, इनका साइज लगभग सेम रहता है। ठीक, अब EMF ऑफ द सेल इज द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड एंड एनोड। अब EMF ऑफ द सेल क्या होता है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड और एनोड के बीच का, उसका डिफरेंस होता है E0 EMF। तो EMF ऑफ द सेल इक्वल टू क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड, और E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन। ठीक है, द लोअर द वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर इज़ द रिड्यूसिंग पावर। जितना वैल्यू कम होगा उतना उसका रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो ज़्यादा होगा। कम का मतलब क्या होता है कि हमारा जो वैल्यू है ना वो नेगेटिव में रहता है, तो कम का मतलब कि ज़्यादा नेगेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा आ रहा है बट वो नेगेटिव में है, इसीलिए उसका वैल्यू कम है और रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। ठीक, metals having reserve value and standard potential can displace the other from its aqueous solution, salt solution। EMF of the cell involving following reactions, जैसे कि हम लोग एक रिएक्शन ले लिए, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल वाई। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आता है जो हम लोग ई सेल का निकाल रहे थे ना, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो आता है E0 सेल माइनस RTY NF log Q, तो वही होता है नास्ट इक्वेशन। इसको हम लोग रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ऐसा आएगा, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई N log x to the power small x, y to the power small y, a to the power small a, b to the power b at 298 K। ठीक, ये टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहता है, इसी टेम्परेचर में हम लोगों को मेज़र करना पड़ता है। ठीक, जहाँ पे जो XYZ थर्ड ब्रैकेट में वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और हम लोग उसका मोल ले रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम में है तो, और n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन है। ठीक है, और फॉर ए सेल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम एट 298 K, तो E0 सेल इक्वल टू 0.0951 बाई N log Kc। ठीक, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्या आ जाएगा, E सेल जो होगा वो ज़ीरो आ जाएगा, तो हम E0 सेल को इस तरफ लाएंगे तो E0 सेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.0591 बाई N log Kc। ठीक, अब गिब्स एनर्जी चेंज क्या होता है कि गिब्स एनर्जी जो चेंज होता है वो होता है माइनस NF E0, जहाँ पे F होता है फैराडे, 1 फैराडे इक्वल टू क्या कितना कूलम पर मोल आता है, 696,500। ठीक, अब गिब्स G0 डेल्टा G0 इक्वल टू कितना होता है, माइनस 2.303 R3 log Kc, जहाँ पे Kc क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब E0 सेल क्या होता है, 0.0591 बाई N इंटू log Kc। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं, हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और बाकी जो चैप्टर है वो भी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।